नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं इसे अफसरनामा कहूँ, साहित्यनामा कहूँ, या इसको एक बहुत ही एक्सटेंडेड किसी और रूप और स्वरूप के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँ, थोड़ा सा मैं इसको लेकर थोड़ा उलझन में हूँ। क्योंकि जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, बेहिचक वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश काडर के एक सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन इतना ही परिचय देना तो बहुत नाकाफी है उनके साथ। क्योंकि मूल रूप से उनकी जो संरचना है, उनका जो पिंड है, उनका जो तत्व है, वो तत्व है एक साहित्य के मनीषी व्यक्तित्व का, स्कॉलर पर्सनैलिटी फ्रॉम लिटरेरी बैकग्राउंड। और गांव की जो सोंधी सोंधी महक है, वो सोंधी सोंधी महक उनके पूरे व्यक्तित्व में है। मुझे कुंवर बेचैन की वो पंक्ति याद आती है जो शहर और गांव के द्वंद्व पर है कि गांव की दीवारों में कच्चे मकान में मेरी टाई जो है वो टंगने से कतराती है, लेकिन यहाँ नहीं कतराती। यहाँ तो गांव अभी भी उसी शैली में चल रहा है। गांव से वो इतना जुड़े हैं अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से। अमेठी से वो आते हैं। 1997 बैच के वो उत्तर प्रदेश काडर के ऑफिसर हैं और वर्तमान में प्रमुख सचिव का दायित्व वो व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, इसका दायित्व वो उत्तर प्रदेश में निभा रहे हैं। और कई महत्वपूर्ण पदस्थापनाएं उनकी रही हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने वर्तमान दायित्व जो अखिल भारतीय सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी का है, वो भी एक्सपोनेंट हैं। और जो काम उनका मूल पिंड है, उसमें भी वो सुपर एक्सपोनेंट है। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे, लेकिन उनके मन में द्वंद्व नहीं आता। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर हरिओम, जिनकी गायन की अद्भुत प्रतिभा, गजल और लेखन की अद्भुत परंपरा हम सबको मंत्रमुग्ध करती है। तो इसीलिए मैं उलझन में था कि उनका परिचय कैसे दूं आपको। प्रणाम कर रहा हूं आपको। नमस्कार डॉक्टर साहब, गागर में सागर कहें या क्या कहें, लेकिन मेरे मन में जो पहला प्रश्न आता है कि जब प्रतिभा का एक ऐसा पुंज किसी व्यक्तित्व में हो, उसको मैंने देखा है कि संभालना बड़ा कठिन होता है। और कई बार क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये प्रश्न मैं आपसे जरूर करूंगा कि मैं देखता हूं कि दिशा भ्रम भी होता है फिर, और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कैसे इन सबको संयोजित करे। आपने जब होश संभाला और अमेठी के इस छोटे से गांव में अवधी बोलते हुए इन सबको समझा कि आपके भीतर ये सब कुछ है, तो इसको संभाला कैसे आपने? बचपन की तरफ ले जाता है मुझको जी। और गांव में जब थे तो ऐसा कुछ ख्याल आया नहीं कि क्या क्या मेरे अंदर है। एक बच्चा जो निश्चल भाव से प्रकृति के बीच में रहता है जी। जो गांव की पाठशाला में पढ़ता है, लेकिन कहीं न कहीं 8वीं 10वीं तक आते आते पिता ने एक सपना थमा दिया था मुझे कि बेटा गांव से बाहर बहुत बड़ी दुनिया है और तुम्हें निकलना चाहिए। कुछ गुरुजन थे जिन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, तो तुम पढ़ाई में मन लगाओ, तुम सबसे जो बड़ी परीक्षाएं हैं देश की, उनके लिए अपने आप को तैयार करो। तो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि पढ़ाई में मेरा मन लगता था। गांव का बच्चा होने के नाते पढ़ाई में मन लगता था, लेकिन पढ़ाई से मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं था। तो मैं प्रकृति के बीच में, खेत खलिहानों में, गांव की तहजीब, संस्कृति, जो जुबान जिसको आपने अवधी कहा, उसमें रचा बसा जैसे बाकी कोई बच्चा था। लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव था। मुझे लगता है कि मैं चीजों को डिफरेंट तरीके से देखता था, खेतों को, बागों को, पेड़ों को, और उन सब चीजों से मतलब मुझे एक कहीं न कहीं ऊष्मा ऊर्जा मिलती थी। और धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे जो लोक संगीत है वो कानों में अच्छा लगता है। मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी अपनी तरफ लुभाती हैं। पढ़ाई में तो खैर मेरा मन लगता ही था, बिना किसी कोई ट्यूशन नहीं था उस समय। उसमें ट्यूशन की परंपरा भी नहीं थी और गांव में कोई सुविधा भी नहीं थी और कोई जरूरत भी नहीं थी। क्लास में जो पढ़ा दिया जाता था वही ठीक था, सफिशिएंट था। खेलकूद की भी अपनी कक्षाएं होती थी सैटरडे के बाद। तो एक मिला जुला जो एक व्यक्तित्व बनता है जिसपे कोई दबाव नहीं था। तो मुझे उस समय तो ये पता नहीं चला था कि मेरे अंदर क्या क्या है, बट मैं एंजॉय सब कुछ करता था। जब 12वीं के बाद निकले, इलाहाबाद गए, तो मुझे लगा अच्छा ये इतनी बड़ी दुनिया है, इतना ये यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स। तो एक तरह से कहिए कि वो सलीका जो सीखते रहने वाला था, हमेशा नई नई चीजों में आनंद लेने का था, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ी वो और परिपक्व और मैच्योर्ड होता चला गया।
तो बहुत बाद में जाके जब लगा कि व्यक्तित्व में कई आयाम हैं, एक कोई थिंकिंग माइंड भी है जो हमेशा क्रिएटिवली सोचता है, एक डिबेटर भी था जो आर्टिकुलेशन की तरफ रहता था कि जो चीज मेरे अंदर है उसको मैं कैसे बोलूं निश्चित समय में, डिबेटिंग वही तो है, वही है। तो उसमें पार्टिसिपेट करता था जी। अवधि से आने के बाद एक बड़ा संघर्ष था कि भाई उच्चारण हिंदी में कैसे है, कोई उर्दू का शब्द है तो कैसे होना चाहिए, अंग्रेजी जो है वो हम लोगों के लिए एक ऑ वाली लैंग्वेज थी कि भाई अंग्रेजी जो बच्चा बोलता है वो पढ़ा लिखा माना जाता है। हाँ, वो क्या बोलता है ये बाद की बात है, पहले तो वो बोलता है तो ये हम लोग गांव और छोटी जगहों से आने वाले कि भाई कोई कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ बच्चा है, हम लोग तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो संस्कार आपको मिले, मतलब जिसको कहा जाता है कि एक ब्लेस्ड पर्सनैलिटी जो होती है, आप टॉपर रहे शुरू से, हाँ, अखिल भारतीय सेवा के लिए भी जो आपका नतीजा रहा वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग रहा, बहुत चमकीला रहा, और उसी तरह से गायकी, लेखन, इन सब में आप बहुत, जिसको कहते हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ आप सामने आते रहे। तो परिवार में कहीं कोई पीछे कोई मिलता है कोई तत्व इस तरह का, कोई पुरखे पूर्वजों में, क्योंकि ये मैं मान नहीं सकता कि ये विज्ञान भी नहीं मानेगा कि कहीं तो ये परंपरा अटकती होगी, कोई लोक गायक होगा परिवार में, कहीं से कुछ बहुत पवित्र सोल रही होंगी जिन्होंने ये सारी चीजें कहीं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की तो एक प्रक्रिया है, ये रोशनी कहीं से तो आती ही है। और मैं उसमें पहली जो चीज मुझे याद आती है, जहां से मैं मानता हूं कि हमारे पिताजी जो है वो हारमोनियम बजाते थे। हाँ, देखिए तो क्या बात है। वो हारमोनियम बजा के कुछ गाते थे, और वो उसकी भी बड़ी कहानी उन्होंने सुनाई कि भाई मैंने अपने पिताजी को एक बार कहा कि भाई मेरे सपने में जो है वो हारमोनियम मैं बजा रहा था और बहुत दिन से मैं उनसे मांग रहा था, वो दे नहीं रहे थे। तो जब मैंने सपने वाली बात उनको सुनाई तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मंगा दूंगा तुमको हारमोनियम। तो ये बात, तो वो तो जो हारमोनियम वाला सुर था वो घर में था, पिताजी बजाते थे, एक हारमोनियम थी जी। तो वो गाते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत सीखे हुए थे, वो अपने आप ही कुछ कुछ गाते थे और अपने आप बजाते थे, लेकिन वो बजाते थे। तो फिल्मी गाने वाने निकालते थे। और मैंने ये देखा कि हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब जो हमारी बहनें, हमारे भाई, उनके बच्चे, पिताजी की जो सिस्टर्स थी, तो उनमें सबका मतलब संगीत, उनको सुर था, मतलब संगीत गायकी की कोई परंपरा नहीं थी, ना कोई, हाँ, ना कोई सीखा था, ना किसी को कोई उसमें बहुत ज्यादा गहराई से इंटरेस्ट था, लेकिन सुर में होना भी एक बड़ा वरदान है। तो वो मैंने देखा कि सब गाते थे। अब सब, जब मैं गाता था सब कहते आप सबसे अच्छा गाते हैं तो आप सुनाइए। तो मतलब मुझे सुनने के लिए मेरे घर वाले ही बैठते थे। जब मैं थोड़ा सा 8वीं 10वीं के बाद मतलब गाने लगा, फिल्मी गाने वाने गाता था, तो सब जब भी जमावड़ा हो तो सब कहे नहीं हरिओम बहुत अच्छा गाते, इनको हम लोग को सुनना चाहिए, हम लोग तो ऐसे ही। तो वो उस समय जो हमारी पीठ थपथपाई जाती थी। फिर गांव घर में भी लोग, गांव में भी जो लोग, नहीं भाई हरिओम बच्चा, ये इसका सुर बड़ा अच्छा है, गला अच्छा है। स्कूल में भी टीचर्स भी, भाई 15 अगस्त 26 जनवरी को अगर कुछ होगा तो हरिओम गाएंगे। तो वो जो हौसला अफजाई वहां से हुई। तो कोई ऐसी तालीम या ऐसा कोई विरासत उस तरह, लेकिन हाँ ये एक सुर की विरासत तो रही है कि घर में वो था, क्योंकि सुर होना अपने आप में एक गिफ्ट है। तो वो मुझे मिला था। हाँ, इस कार्यक्रम को बहुत युवा देखते हैं डॉक्टर साहब, तो कि मैं भी हिंदी माध्यम से निकला हुआ एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ एक युवा कभी रहा, तो मैंने महसूस किया कि बहुत आत्मविश्वास की लड़ाई बड़ी लड़नी पड़ती है, बहुत ज्यादा। और अंग्रेजी उसमें खासतौर से जब हम 12th करने के बाद, हायर सेकेंडरी करने के बाद जब हम पहुंचते हैं एक हाईवे पर जहां अंग्रेजी के बच्चे और बहुत अपर क्लास के बच्चे आते हैं, और वहां हम अपने कपड़े, अपने वस्त्र, अब उनकी गाड़ियां और हमारी साइकिल, या हमारे पास वो भी नहीं, ये सब जब मिलते हैं तो सबसे जो टूटती है चीज कांच की तरह, वो होता है आत्मविश्वास। तो आपने उसको कैसे संजोया और क्या मंत्र है इसका, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं है पास में। अगर वो सब देखें जो होते हुए भी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ संसार मानता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसकी शुरुआत हुई जब मैं इलाहाबाद गया। तो जब 12वीं तक तो गांव के आसपास के स्कूल्स में था मैं, तो वहां तो सभी बच्चे एक जैसे थे, वो सारी अवधी और अवधी का इलाका था, अमेठी।
इलाहाबाद गया तो वहाँ पे कुछ कॉन्वेंटेरियंस, कॉन्वेंट पढ़े हुए बच्चे, पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे, और एक बड़ा हिस्सा जो है वो सरकारी तंत्रों से और छोटी छोटी जगहों, गांव कस्बों से आया हुआ बच्चा, कुछ बड़े शहरों से, फिर वो कुछ अफसरों के बच्चे, कुछ अच्छी पैसे वालों के बच्चे। तो वो उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी बातचीत, उनका भाषा, उनका एक्सेंट, तो उनको ये लगता था कि दे आर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कमिंग फ्रॉम दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे आर सुपीरियर। हम लोग गांव कस्बे के थे तो स्वाभाविक है कि हम लोग को वो एक्सेंट नहीं था। अब हमको लगता था कि पढ़े लिखे मतलब अंग्रेजी में हेलो कहना, हम नमस्ते कहते थे। तो हम नमस्ते कहते थे। हाँ। तो जयराम जी की और पालागी और ये चलता था गांव में, सब चलता था। वहां पे हेलो चलता था, गुड मॉर्निंग चलता था, तो जो हम लोग की तरफ नहीं था। तो हमने कहा भाई इसमें कुछ नया तो है नहीं, ठीक है हम नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, कोई कुछ 2 लाइन अंग्रेजी में बोल दे तो लोगों को ये लगता था कि भाई ये ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ये। तो उसमें कॉन्फिडेंस हिलता तो था क्योंकि सोसाइटी का परसेप्शन वही था। सोसाइटी को ये लगता है कि भाई जो चीज उसको नहीं समझ में आती है वो ज्यादा वरेण्य है, सीखने लायक है, सीखने लायक है। जो चीज उसके पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आपकी वेशभूषा बानी है, बोल बनाव है, उसको आपको लगता है कि ये तो है ही। एक किसी ने टाई लगा लिया, कोट पहन लिया, पैंट पहन लिया, थोड़ी एक दूसरी भाषा बोल दी, तो वो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। असली चीज है कंटेंट। फॉर्म जो है वो बदला जा सकता है ना। फॉर्म तो बदला जा सकता है। आप एक ही कंटेंट, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है तो फॉर्म आप बदलते रहिए। वो फेस वैल्यू पे तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे आप उसके करीब जाते हैं तैसे आपको लगता है नहीं नहीं यार कुछ खास बात नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा कैसे बना कि जब परीक्षा हुई और मेरे रिजल्ट्स जो है उन लोगों से बेहतर आए, तो मैंने कहा यार ये सब दिखावा है फालतू का, है ना, क्या बात। तो मैं बच्चों को जो देख रही वह देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि जो आपकी अपनी पूंजी है, जो आपका अपना सरमाया है, जो आपको जमीन से, आपकी जो जुबान है, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो तहजीब है, वही आपका सरमाया है। आपको जो लगता है कि आपकी वीकनेस है, दरअसल वही आपकी स्ट्रेंथ है। जब आईएएस में कदम रखा और बहुत अच्छे ढंग से आपने कदम रखा, संतुलन तो आपके व्यक्तित्व में है ही, जैसा हम बार बार समझ रहे हैं। फिर भी इतने लंबे वक्फे में, इतने लंबे समय में, कभी आपके भीतर का साहित्यकार आईएएस पे भारी पड़ा, या आईएएस अधिकारी साहित्य पे भारी, साहित्यकार पे भारी पड़ा, या यहाँ भी एक आपने बड़ा डिफाइन कर रखा था क्योंकि ईश्वर ने आपको एक संगीत की गहरी समझ के नाते एक ऑटो अरेंजर की भूमिका आपको दी है। जी जी। मैं अभी भी कभी बोलता हूं तो कहता हूं कि बच्चों को या यंगस्टर्स को कि नेचर जो है वो हमारा सबसे बड़ा गुरु है, जो कुदरत है। वहां सब कुछ बैलेंस में है। कोई भी एक्सट्रीम पे होता है तो हमें उलझन होने लगती है, हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल हो जाता है। बहुत सर्दी हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए, बदली ही बदली रहे, धूप ही धूप रहे, बारिश ही बारिश रहे, खाना आप कितना भी प्रिय हो, आप एक लिमिट के बाद नहीं खा सकते। आप कितना भी उपवास प्रिय हो, लेकिन आप एक समय के बाद उपवास नहीं रख सकते। आप हमेशा जाग नहीं सकते, आप बहुत कर्मठ हैं। आप कहिए कि मैं 24 घंटे काम करूंगा, आपको प्रकृति सुला देगी। आप हमेशा सो नहीं सकते, आप चाहे जितने आराम पसंद हो, आलसी हो। तो मैं कहा कि ये संतुलन प्रकृति में है। तो प्रगति जो है वो स्टेइंग स्टेडी ऑन ग्राउंड एंड मूविंग फॉरवर्ड, इसका नाम प्रगति है। तो जो साहित्य संगीत था वो इट वॉज फूड फॉर माई सोल। बीइंग एन आईएएस ऑफिसर वॉज माई एम, वो मेरा गोल था, मेरा मिशन था। मैं वहां बना क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे मुझे एक बड़ा फलक चाहिए था, लोगों को जानने समझने, उनके लिए काम करने का, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो एक प्लेटफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। वो मैं वहां पहुंचा तो मुझे उसके साथ भी एक पैशन की जरूरत थी, क्योंकि विदाउट बीइंग पैशनेट टू योर जॉब आप अच्छे ऑफिसर भी नहीं बन सकते। तो उसको साथ रखते हुए जो साहित्य और संगीत या जो मेरा अपना पैशन था, जो मेरा फूड फॉर सोल था, प्रोफेशन में भी एक पैशन लेके मैं हमेशा चला, इसीलिए शायद कभी निराश नहीं हुआ। लेकिन पर्सनल उसमें भी एक पैशन ही था। मुझे संगीत या साहित्य या शायरी या इनसे सबसे कुछ विजिबली, बहुत एक्सप्लिसिटली कुछ पाना नहीं था, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी बहुत चीजें मिल चुकी थी।
एक हम्बल बैकग्राउंड से आने का बच्चा आईएएस हो जाए, अपने ही काडर में अपने स्टेट में इतना बड़ा अफसर हो जाए, वहीं पूरी उसकी करियर निकलनी हो, लोगों का इतना सम्मान मिले, तो उसको कुछ पाना नहीं था उससे आगे। बहुत लोग कहते भी थे कि आपको सुख रोग हो गया है, आपको इतना बड़ा सब कुछ मिला फिर भी आप दूसरी चीजों। मैंने कहा वो सुख रोग नहीं है, वो मुझे एक जील और एक पैशन है मेरा कि जो चीजें मुझे आकर्षित करती हैं, क्रिएटिविटी मुझे आकर्षित करती है, नया सोचना, इवन ब्यूरोक्रेटिक उसमें भी नया क्या कर सकते हैं, जो पॉलिसीज स्कीम्स हैं उनको नए सिरे से कैसे हम सोच सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक के साथ कनेक्ट कैसे बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप सीखते चलते हो जब आप लोगों के बीच में होते हो। सीखना कोई कमरे में बंद करके किताब पढ़ के सीखना नहीं होता, सीखना तो जिंदगी में सीखना होता है। जो किताब होती है वो भी किसी का एक पर्सपेक्टिव है लिमिटेड सा जो उसने लिख दिया है, दरअसल तो चारों तरफ जो फैला हुआ है वहीं से सब कुछ निकल रहा है। तो मैंने कहा कि प्रकृति में इतनी चीजें हैं कि आप उससे बैलेंस भी सीख सकते हैं, डाइवर्सिटी भी सीख सकते हैं, यूनिकनेस भी सीख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी दो क्रीचर, कोई भी दो एंटिटी नेचर ने एक जैसी कभी नहीं बनाई। तो जब नहीं बनाई तो इंसान को भी कॉपी बनने से घबराना चाहिए, बचना चाहिए, उसको यूनिकनेस जो उसके अंदर है उसको पहचानना चाहिए। अब तक कितनी पुस्तकें डॉक्टर साहब आ चुकी हैं? धूप का दरिया, धूप का परचम, परचम, हाँ, धूप का परचम जी, रंग का दरिया, रंग का दरिया वो म्यूजिक एल्बम था, धूप का परचम किताब है जी। तो मेरा चूंकि मैं अदब का विद्यार्थी रहा, हिंदी साहित्य से मास्टर्स किया, जेएनयू से एमफिल किया हिंदी में, और फिर जब मैंने कहा कि वो मिशन मेरा कभी खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट रहने का और सीखने का, तो जब मैं सर्विस में आया उसके बाद जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो मुझे लगा कि मैंने पीएचडी नहीं की, तो मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोल किया। तो मैं डॉक्टर जो हूँ तो पीएचडी डॉक्टर, हिंदी साहित्य का डॉक्टर मैं पीएचडी में हूँ। तो वो लिखने का सिलसिला मेरा शुरू हुआ जब मैं पोस्ट हुआ फील्ड में और तहसील में एसडीएम हुआ। तो शाम के बाद गांव की तहसील थी रूरल एरिया की, तो वो खाली हो जाता था। तो हम कहते क्या करें, टीवी और वो मोबाइल तो था नहीं, तो एक स्टूडेंट मॉड में ही था। तो मैंने कहा लिखते हैं कुछ। तो लिखने में चूंकि मैं गुनगुनाता गाता था तो मैंने कहा शायरी करते हैं। तो शायरी की कोई मेरी समझ तो थी नहीं, जैसे हम लोग तो हिंदी कविताएं और कहानियां और जो भक्तिकाल का साहित्य था उसको सबको पढ़ के आगे गए थे, लेकिन शायरी जो है वो, लेकिन जेएनयू में क्या था कि एक उर्दू का पर्चा भी पास करना पड़ता था मास्टर्स में। अच्छा। तो उसमें कुछ शायरी वायरी भी थी, गालिब और इन पे सब पे कुछ चैप्टर्स थे। तो शायरी शुरू की टूटी फूटी, जो उस समय रदीफ काफिया बहर का अंदाजा नहीं था कि कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। तो धूप का परचम किताब मेरी 2002 में आई, जल्दी ही, ज्यादा सर ज्वाइन करने के थोड़े दिन, तो वो 3-4 साल में लिखता रहा। फिर एक साथी मिले, उनका इसको छाप देते हैं। 8 किताबें मेरी पब्लिश हो गई हैं, जिसमें 2 कहानियों के कलेक्शंस हैं, 2 पोइट्री कलेक्शंस हैं, 3 गजलों के कलेक्शंस हैं, और एक जो है हमारा ट्रेवलॉग में कैलाश मानसरोवर जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो कैलाश में गया 19 में, तो वहां से लौट के आया तो इत्तेफाक से मेरे पास वक्त काफी था काम काज के सिलसिले में, उतना डेस्क मेरी बिजी नहीं थी। तो मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, आस्था के वैचारिक आयाम करके एक किताब मेरी आई, जो कोइंसिडेंटली बहुत ही चर्चित रही, क्योंकि वहां पे जाते ही कम लोग हैं और जो आते हैं वो लेखक नहीं होते। तो 2 ही 3 लोगों ने कैलाश पे ट्रेवलॉग लिखा है, जिसमें हमारी किताब भी है। तो इस तरह कुल 8 किताबें हैं, उनमें से अब 3 किताबों के इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गए। मुझे नहीं पता कि फिल्म इंडस्ट्री से आपको कोई ऑफर आया कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब दुनिया बड़ी छोटी हो गई है तकनीक की वजह से। आप लखनऊ में बैठ के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, काम करता रहता हूं। कोई प्रस्ताव आया? अरे बिल्कुल करेंगे। एक समय तो मुझे मन था कि भाई, मुझे लगता है कि एक ग्रेटिफिकेशन की जरूरत है कि भाई बॉलीवुड जो है वो में गाना हो तो आप, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चूंकि वो सिर्फ म्यूजिकल प्रोजेक्ट नहीं होता, फिल्मी प्रोजेक्ट होता है। उसमें फिक्शन भी है, उसमें एक्टर भी है, एक्टिंग भी है, कहानी भी है, गीत भी है, संगीत भी है। तो एक बड़े प्रोजेक्ट के नाते वो जब आप म्यूजिक कुछ करते हैं तो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन लखनऊ में रह के भी मैंने अपनी आवाज वहां तक पहुंचाई है, और इस बात का मुझे सुख है कि अभी तक कोई मेरा ऑफर तो इस तरह नहीं आया। लेकिन मैंने म्यूजिक में जो काम किया है, जो मैं एक्सेलेंस की तरफ लगातार बढ़ रहा हूँ, ओरिजिनल कंटेंट दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है वो वहां भी आवाज जाएगी। वैसे लोग अब वहां जानने लगे हैं कि लखनऊ में बैठा हुआ भी एक लड़का जो है जो म्यूजिक कर रहा है और अच्छा कर रहा है। बहुत बढ़िया।
तो ये आप खुद भी कंपोजिशन भी खुद ही तैयार हाँ, करते हैं? मैं ज्यादातर अपनी लिखी हुई गजलें, अपनी धुनें गाता हूँ। तो बाकी कुछ मैंने दूसरों की भी गाई है, कुछ कवर सॉन्ग्स भी किए हैं, फिल्म गाने गाए हैं, मेहंदी हसन साहब को भी गाया है, स्टेज पे जगजीत सिंह साहब को भी गा देता हूँ लोगों की फरमाइश पे। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी चीज़ों से पहचान बनती है, अपना जो ओरिजिनल काम है। तो मेरी पहचान जो मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, जो मेरी पहली गजल, हाँ, तो वो मेरी सिग्नेचर गजल, मेरी अपनी रचना, वहां से मुझे शायर, बतौर शायर भी पहचान मिली, बतौर सिंगर भी पहचान मिली। जो जीवन संगिनी है आपकी, हमने सुना, वो भी बहुत मधुर। हाँ, मालविका जी हमारी ये ये रहा एक पवित्र गठबंधन, ये अरेंज मैरिज रहा या नहीं? हम लोग क्लासमेट थे, जेएनयू में हम लोग साथ में थे, और कुछ समय बाद दोस्ती हुई, और फिर संजोग ऐसा रहा कि हमारी शादी हुई, हम साथ में रहने का निर्णय हमने लिया। उनके अंदर भी सुर है, ताल सुर संगीत की समझ है, अच्छा गाती हैं, अच्छा लिखती भी हैं, चूंकि वो हमारी क्लासमेट ही थी, उनके पास भी तालीम है और समझ है शायरी की। वो किस बैकग्राउंड से हैं मालविका जी? मालविका जी दिल्ली से आती हैं। अच्छा। दिल्ली से आती हैं, पीएचडी हैं हिंदी साहित्य में, और संगीत, साहित्य, शायरी की उनको समझ है। उनको मैं दावा कर सकता हूं कि अमेठी से आया एक बहुत क्यूट और एक बहुत सुंदर जो व्यक्तित्व का धनी, हर दृष्टि से ईश्वर ने आपको बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व भी दिया है, तो उनको वो भा गया होगा, अपोजिट अट्रैक्ट जिसको हाँ, कहते हैं। बिल्कुल, कुछ तो हुआ ही होगा। वो भी हाँ, वो शी ऑलवेज आई मीन ऑन द स्टेज, कविता लिखना, शायरी करना, गाना, सारी तो चीजों से मतलब वो एंजॉय करते हैं हम लोग अपना। बिल्कुल। कंक्लूड करते हुए मैं चाहूंगा कि हालांकि बड़ा कठिन रहता है कि आप अपने क्रिएशन में से कोई बेहतरीन चीज चुनें, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपकी सुमधुर आवाज में कोई गजल आपकी, या जो बहुत प्रिय हो आपकी। जरा करीब तो आओ के जिंदगी कम है, जरा करीब तो आओ के जिंदगी कम है, गले से मुझको लगाओ के जिंदगी कम है, मुझे गले से लगाओ के जिंदगी कम है, जरा करीब तो आओ। ये मैं कशी मुझे मदहोश कर नहीं सकती, वाह, ये मैं कशी वाह वाह, ये मैं कशी मुझे मदहोश कर नहीं सकती, मुझे नजर से पिलाओ वाह, जिंदगी कम है, मुझे नजर से पिलाओ के जिंदगी कम है, जरा करीब तो आओ। वाह वाह वाह, सब कमाल है। और आपकी आवाज का जो टेक्सचर है वो चमत्कृत करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मखमली तत्व है, अमेठी की वादियों की एक ऐसी गूंज है जिसमें दर्द है, आवाज ऐसा लगता है कि खींच के अपने भीतर ले जाती है, और कितनी सिंप्लिसिटी से, और जो मुर्कियां आपने ली हैं बीच में, जिसको कहते हैं ना कि हृदय आपने निकाल कर रख दिया है, ये गायकी का बड़ा बहुत बड़ा, आप रियली मतलब ये मुझे मैं इसके लिए एक कथा, एक मतलब एक शेर भी पढ़ना चाहूंगा, जो आपने कहा बात, इरशाद कि भाई ये कैसे आया है। हाँ जी। तो
इसके पीछे जो सीक्रेट है वो बताना चाहता हूँ बिल्कुल जी। कि करीब दिल के कोई तो जरूर आया है। हाँ, करीब तो दिल के, करीब दिल के करीब दिल के कोई तो कोई जरूर तो आया, जरूर आया है। है। तभी इन आंखों में इस दर्जा नूर आया है। हाँ कटी है उम्र हाँ कई मुद्दतों खामोशी में। हाँ, वाह, कटी है उम्र जी, कई मुद्दतों खामोशी में, खामोशी में। तो बात कहने का थोड़ा शऊर आया। तो ये सीक्रेट है उसका। आपने तो वो दर्द निकाल कर रख दिया जो क्रिएशन का दर्द है, जो एक सृजन धर्मी व्यक्तित्व कलम और कागज के साथ, तसव्वुर के साथ, ख्यालों के साथ, कल्पना के साथ जब बैठता है तो कितना, मतलब आप उसकी तुलना अगर दुनिया के किसी दर्द से कर सकते हैं तो शायद वो जो मातृ वेदना एक होती है, एक प्रसव पीड़ा जो एक माँ झेलती है, एक रचनाकार भी उससे गुजरता है, तब जाकर एक रचना जन्म लेती है और सामने आती है। मैं बेहिचक यहाँ कह सकता हूँ कि डॉक्टर हरिओम हमें बहुत आने वाले वर्षों में एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर दिखेंगे। मैं समझता हूँ अभी उनकी मसरूफियत है, और ये मसरूफियत, ये व्यस्तता उन्हें पूरी तरह से, अगर मैं बात करूं कि लिटरेरी और साहित्य की तरफ रोकती नहीं है, लेकिन जाहिर है उसका अपना, लेकिन ये दोनों साथ चलेंगे। और हमारी भी इच्छा है, क्योंकि हृदय से मैं भी ये चाहता हूं कि अखिल भारतीय सेवा में, बल्कि मैं तो प्रार्थना करता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि एक कोटा फिक्स कीजिए, भले ही नंबर मत दीजिए उसके, लेकिन आप कम से कम 5-10% ऐसे लोगों को रखिए, क्योंकि संवेदना के धनी हैं हमारे साहित्यकार। आज मैं देख रहा हूं डॉक्टर साहब को यहां, लेकिन उसमें मैंने ना अहंकार देखा, आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रचना उनके मन में चल रही है और वो कागज पे कहीं उतरने वाली होगी। तो ये एक साहित्यकार का, और जिस मिट्टी से वो हैं उत्तर प्रदेश की, उसकी क्या बात है। तो बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लगा दर्शकों, बंसल न्यूज देखने वाले सभी साथियों का, मित्रों का, दर्शकों का, और आपका खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो अच्छी मच लगी कनेक्टिंग मी टू दिस लार्जर ऑडियंस। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत धन्यवाद एक बार फिर हृदय से। अब इसको मैं अफसरनामा कहूं, पॉडकास्ट कहूं, क्या कहूं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक्सटेंडेड पूरी बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो इसका आनंद उठाइए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।